हेलो बच्चों, मैं अमतेश श्रीवास्तव स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे YouTube चैनल ट्रस्ट इन एक्सीलेंस पर। 12वीं फिजिक्स का तीसरा अध्याय है जिसमें एक नियम है ओम का नियम। ओम का नियम आज पूरा का पूरा ढंग से समझेंगे कि ओम का नियम है क्या। तो 1827 में इनका पूरा नाम है जॉर्ज साइमन ओम। जॉर्ज साइमन ओम पूरा नाम यही लिखते चले क्या, लिख देते हैं पूरा नाम। 1827 में जॉर्ज साइमन ओम ने चालक किसे कहते हैं आपको पता है, जिसमें धारा का प्रवाह बड़ी आसानी से हो। चालकों के लिए बड़ा अच्छा कॉन्सेप्ट दिया कि चालक में अगर उसकी भौतिक अवस्था ना बदली जाए, अगर चालकों की भौतिक अवस्था में परिवर्तन ना किया जाए तो चालक में जो धारा और विभवांतर होता है वो एक दूसरे के अनुक्रमानुपाती होता है। ये तो अपनी भाषा में हो गया, आप इसको परिभाषा के रूप में लिख देंगे। यही इतना नियम इन्होंने बताया था कि यदि किसी चालक की भौतिक अवस्था का तात्पर्य जैसे ताप, दाब, इन सबको नहीं बदला जाए, जैसा है वैसा रहने दिया जाए, तो चालक में जो धारा होगी और जो चालक का विभवांतर होगा दोनों एक दूसरे के क्या होंगे, अनुक्रमानुपाती होंगे। अनुक्रमानुपाती का मतलब अगर विभवांतर बढ़ाएंगे तो धारा भी क्या होगी, बढ़ेगी, और अगर धारा बढ़ाएंगे तो विभवांतर, बात समझ में आई, दोनों एक दूसरे को बढ़ाने पर बढ़ेंगे। इसी को कहते हैं अनुक्रमानुपाती या समानुपाती। इतनी बात समझ में आई ना। तो यदि किसी चालक की भौतिक अवस्था जैसे ताप व दाब, यह अवस्था हमने बताया है, यदि किसी चालक की भौतिक अवस्था में कोई परिवर्तन ना किया जाए, यदि किसी चालक की भौतिक अवस्था में कोई परिवर्तन, तो चालक का विभवांतर और उसकी धारा एक दूसरे के अनुक्रमानुपाती होते हैं। जैसे खाली रोड आपको मिल जाए, बढ़िया हाईवे, और आपके हाथ में कार या बाइक मिल जाए, तो आपकी स्पीड कंट्रोल होगी क्या, लगातार बढ़ती जाएगी, रोड बढ़ता जाएगा, आप बढ़ते जाएंगे। लेकिन अगर आपको कम स्पीड को कम, इसका जिक्र इन्होंने नहीं किया है कि अगर इसको रोकना है, लगातार अगर बढ़ाते ही जाएंगे तो अवस्था ऐसी है कि हो सकता है दुर्घटना हो जाए ना। अब चालक में क्या हो सकता है, चालक तार ही नष्ट हो सकता है, खराब हो सकता है। तो इसीलिए इन्होंने प्रतिरोध बताया। मेन टारगेट इनका प्रतिरोध ही है कि अगर लगातार बढ़ाते रहेंगे तब तो डिवाइस खराब हो सकता है। तो डिवाइस को कंट्रोल करने के लिए इन्होंने और भी नियम बताया। प्रतिरोध का मतलब रुकावट, जैसे बीच बीच में ब्रेकर बना देना। अब तो आपकी स्पीड नियंत्रित रहेगी। अगर हाईवे पर आप बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं और आपके स्पीड को कंट्रोल करना है ना, तो बीच बीच में क्या लगा देना है, ब्रेकर बना देना है। अब तार में भी ब्रेकर का काम करता है प्रतिरोध। तार के ब्रेकर का काम कौन करता है, अगर धारा बहुत ज्यादा तेजी से आ रही है और हमें धारा कम चाहिए, तो कम करने के लिए किसका इस्तेमाल करेंगे, प्रतिरोध का इस्तेमाल करेंगे। यही ओम ने बताया। कब बताया, 1827 में। 1827 में। ये भी एक सामान्य शिक्षक थे, बनना चाहते थे वैज्ञानिक, लेकिन घर की परिस्थितियां जो थी, घर की परिस्थितियों के कारण ये एक सामान्य शिक्षक और गंभीर शिक्षक, मतलब बहुत इनका वो नहीं है कि ये बहुत कॉमेडी टाइप के थे, गंभीरता थी। शिक्षक मतलब गंभीरता, पहले वैसे भी गंभीरता। आजकल के शिक्षक जो है जैसे हम लोगों की तरह, वो बहुत गंभीर भी नहीं होते और होते भी हैं। कुछ ऐसे हैं जो पटक के मारते भी बहुत है ना, बकायदा मारते हैं। लेकिन आजकल बच्चों को मारना पीटना सब कुछ बंद है। ये फिलहाल उतना हम नहीं वर्णन करेंगे मारते थे या नहीं मारते थे, लेकिन इनकी जीवनी यही है कि ये गंभीर शिक्षक और अच्छे शिक्षक थे। चाहते क्या थे, वैज्ञानिक बनना, लेकिन कुछ परिस्थितियों की वजह से शिक्षक रहे। और शिक्षक के कार्यकाल में इन्होंने अपनी खोज की। कब की, 1827 में की। 1827 में इन्होंने जो नियम दिया, नियम लिख देते हैं। क्या नियम है कि यदि किसी चालक की भौतिक अवस्था जैसे, इसको ब्रैकेट में लिख दे, क्या जैसे, ताप व दाब में कोई परिवर्तन ना किया जाए। यदि किसी चालक की भौतिक अवस्था जैसे ताप व दाब में कोई परिवर्तन ना किया जाए तो चालक का विभवांतर व धारा एक दूसरे के अनुक्रमानुपाती होते हैं। चालक में लिखिए, ये इसकी मतलब कहें तो ये इनका नियम यही लिखना होता है कि इस नियम के अनुसार यदि किसी चालक की भौतिक अवस्था जैसे ताप व दाब में कोई परिवर्तन ना किया जाए तो चालक में जो विभवांतर और धारा है एक दूसरे के क्या होगा, अनुक्रमानुपाती होगा। इतना नियम समझ में आया, यही नियम है ओम का नियम।
बात समझ में आई ना। यही नियम किसी किसी क्या कहा जाता है, ओम का नियम कहा जाता है। गणितीय रूप में लिखते हैं V प्रोपोर्शनल टू I। क्या लिखेंगे, V प्रोपोर्शनल टू I। प्रोपोर्शनल का चिन्ह जब भी हटाते हैं नियतांक लगता है, तो V बराबर, जब बराबर हमने लगाया नियतांक को रखा R, RI। ये वही R है जो धारा को क्या करता है, कंट्रोल करता है। जैसे हमें यहां से 5 एम्पीयर की धारा निकालनी है और यहाँ इसके पहले धारा जो है वो 10 एम्पीयर की बन के आ रही है, तो बीच में मैं प्रतिरोध लगाऊंगा। प्रतिरोध जो होगा वो 5 एम्पीयर की धारा को रोक लेगा और 5 एम्पीयर की धारा को क्या करेगा, आगे बढ़ाएगा। बात समझ में आई ना। जैसे आप 70 की स्पीड से जा रहे थे, ब्रेकर आपने देखा, आपने तुरंत स्पीड कितनी की, और हमें ब्रेकर के उस पार 30 की स्पीड चाहिए। समझ में आई बात। तो आपने कंट्रोल किया ब्रेकर ने, लेकिन कंट्रोल आपके ब्रेक ने किया ना। ब्रेक आपने मारा, ब्रेकर की वजह से मारा, आगे क्या गया, 30 मीटर पर सेकंड या 30 किलोमीटर पर सेकंड की स्पीड आपने प्राप्त की। ऐसे यहाँ पर 10 एम्पीयर की धारा यहाँ से गुजर रही है, आगे हमें 5 एम्पीयर की चाहिए, क्योंकि हो सकता है जो डिवाइस हो 5 एम्पीयर से ज्यादा सहन ना कर पाए। तो बीच में हमने क्या लगाया, प्रतिरोध लगाया। प्रतिरोध लगाने से 10 एम्पीयर की धारा आगे कितने में जा रही है, बाकी जो 5 बच रहा है वो रोक दिया जा रहा है। बात समझ में आई ना, यही प्रतिरोध का काम है। आगे पढ़ेंगे, प्रतिरोध विस्तारित पढ़ेंगे, अभी केवल इतना जानिए। कितनी बात समझ में आई, V बराबर RI। यही है ओम का नियम। ये क्या है, ओम का नियम है। एक इसी से संबंधित हेडिंग पूछा जाता है कि अनुगमन वेग के आधार पर ओम का नियम, इसकी व्याख्या करिए। किसके आधार पर, अनुगमन वेग के आधार पर। ये इंपॉर्टेंट भी है। अनुगमन वेग के आधार पर ओम के नियम की व्याख्या, मतलब सूत्र अनुगमन वेग का लगाएंगे और उत्तर क्या आना चाहिए, V बराबर RI। आपको यही लाना है, तभी तो व्याख्या कर पाएंगे आप। अब सूत्र अनुगमन वेग का आपने एक सूत्र जाना था, चूंकि हम जानते हैं, करके लिख दें, चूंकि हम जानते हैं I बराबर NEA, यही आपने सिद्ध किया था उस दिन। I बराबर NEA। मेरा मेन टारगेट होगा VD पर, क्योंकि हमें I तो चाहिए ही चाहिए, I बदलना नहीं है ना। बाकी जो क्षेत्रफल है, इलेक्ट्रॉन है, संख्या है, वो रहने दें। मान किसका ज्ञात कर लें, VD का ही टारगेट हमें बनाना है। VD कैसा वेग है, अनुगमन वेग। अनुगमन वेग कैसा वेग होता है, औसत वेग होता है। इलेक्ट्रॉन को त्वरित करने का एक औसत वेग जो होगा उसी का नाम क्या है, औसत वेग का मतलब U प्लस V। उसकी शुरुआत वाली वेग कितनी थी और अंतिम वेग कितनी थी, बटे 2। औसत जब भी निकालते हैं जितनी संख्या है बटे उतना कर देते हैं। तो 2 प्रकार के वेग हमने लिए, एक प्रारंभिक वेग और अगला, और बटे कितना कर देना है। यही रिजल्ट तक हमें आएंगे, मतलब लाना है। उसके बाद अपने आप सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। तो I बराबर NEA VD समझ में आया, ठीक है। अब देखिएगा कि एंड करके लिख दें F बराबर Q इंटू E। ये भी सूत्र जानते हैं बल का, F बराबर Q इंटू Q का मतलब हम यहाँ पर सारी डिटेल्स किसके लिए पढ़ रहे हैं, इलेक्ट्रॉन के लिए। तो Q की जगह मैं क्या क्या मान रखूं, इलेक्ट्रॉन को E से लिख दूं, और वहां दूसरा क्या प्रदर्शन है, वैद्युत क्षेत्र। E का सूत्र क्या होता है भाई, E का सूत्र होता है V अपान D। V अपान कितना, या V अपान R, जो भी आप समझे। V अपान D समझे, या R समझे, या X समझे, या L समझे, जो आपको रखना जो अच्छा। ये इसका मतलब डिस्टेंस है, दूरी है ना। मैं यहाँ पर E का सूत्र रखता हूँ किसके रूप में, V के रूप में, क्योंकि हमें किस रूप में चाहिए, ये I और V का रूप चाहिए ना। तो धीरे धीरे ढालने का प्रयास करेंगे। F बराबर QE एंड चूंकि करके लिख दे। बात समझ में आई ना। यहाँ Q बराबर क्या रखना है, यहाँ Q बराबर हम रखेंगे E। बात समझ में आई। एंड E बराबर क्या रखेंगे भाई, V अपान क्या रखें, D रखें, या R रखें, या L रखें, या M, जो भी रखना हो। नया अच्छा रख देते हैं क्या, L। बात समझ में आई। E बराबर V अपान L, यहां तक में कोई सस्पेंस नहीं है ना। अब यही E और मतलब Q और E का मान यहां पर रखिए, तब F बराबर क्या होगा, F बराबर हो जाएगा Q की जगह रखेंगे E और E की जगह रखेंगे V अपान, तो F बराबर आ गया EV अपान। इसको समीकरण 1 मान के छोड़ दे। समझ में आया इतना। अगले पे आते हैं, न्यूटन के द्वितीय नियम से। न्यूटन का अगर दूसरा नियम लगाए तो F बराबर क्या होता है, M इंटू A होता है। समीकरण 1 ये है और समीकरण नंबर 2 ये है। क्या दोनों F के बराबर है, इसका मतलब अगर दोनों के लेफ्ट हैंड साइड बराबर है तो राइट भी बराबर होंगे। तो समीकरण 1 व 2 से की तुलना करने पर, समीकरण 1 व समीकरण 2 की तुलना करने पर
यदि मैं इसकी तुलना करूं तो राइट हैंड साइड भी आपस में बराबर निकलेंगे, मतलब यम ए बराबर क्या आएगा, ईवी अपॉन यल, यम ए बराबर ईवी अपॉन यल, कैपिटल भी चल रहा है, वी मतलब विभवांतर या विभव, समझ में आई बात इतनी। अब ये बताइए अगर मैं ए को लेफ्ट में छोड़ू बाकी सब राइट में जाए, यम राइट में जाके क्या बनेगा, अपॉन यम, इसका मतलब ईवी अपने स्थान पर बटे में, यल अपने स्थान पर है, यम यल के साथ चला आएगा, ए बराबर क्या निकलेगा, ईवी अपॉन कितना, यल यम, ये आ गया ए का मान। इतनी बात समझ में आई। आगे गति के प्रथम समीकरण से, प्रथम समीकरण से थोड़ा सा बड़ा पड़ सकता है लेकिन बहुत बड़ा भी नहीं है थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल है ये। गति के प्रथम नियम से या गति के प्रथम समीकरण से, प्रथम समीकरण गति का क्या होता है, v बराबर u प्लस at। तो प्रारंभ में तो इलेक्ट्रॉन चल नहीं रहे हैं, इसका मतलब प्रारंभिक वेग कितना रखेंगे, 0। a का मान हमने ज्ञात कर लिया ev अपॉन एलएम, और t का मतलब होता है समय, और इन सब में समय को हमने किस रूप में लिया था, श्रांतिकाल के रूप में लिया है। तो श्रांतिकाल का प्रदर्शन किससे करते हैं, टाउ से ना, ये सभी मान रखेंगे। यहाँ u बराबर 0 है, a बराबर कितना है, ev अपॉन कितना एलएम, और t बराबर टाउ, बात समझ में आई। अब ये सभी मान रखेंगे तब v बराबर कितना होगा, तब v बराबर हो जाएगा 0 तो रहने दे, क्या बचा, ev अपॉन एलएम इंटू कितना टाउ, v बराबर ev अपॉन एलएम इंटू, ये v का मान आया। अब v आ गया, u कितना है, u और v को जोड़ देंगे और बटे 2 कर देंगे, अनुगमन वेग vd का मान आ जाएगा जहां आपने लिखा था ना, तो वही मान याद करना है। इसके नीचे दिख रहा है, उधर लिखे, चलिए इधर लिख देते हैं, पीछे वाले बच्चों को नहीं दिख रहा होगा ना। v बराबर इतना आया, अनुगमन वेग करके लिख दे। अब अनुगमन वेग vd बराबर क्या होगा, u प्लस v अपॉन कितना 2 बराबर, u का मान कितना रखना है 0, प्लस v का मान आपने ज्ञात किया अभी, ev टाउ अपॉन एलएम, ev टाउ और अपॉन कितना होल अपॉन 2, समझ में आया। अब 0 कुछ भी जोड़ते हैं वही रह जाता है, अर्थात vd का मान जो आएगा क्या निकलेगा, ev टाउ और अपॉन में 2 एलएम, कितना आया, ev टाउ अपॉन 2 एलएम। आपने vd का मान ज्ञात कर लिया। अब इसको समीकरण नंबर 1 मान के इसी में रख दे। देखिए आई है, यहाँ पर vd का जो मान आया है उसमें आपको विभवांतर भी दिख रहा है, तो बस यही इतना देखना भी है। समीकरण नंबर 2 इसको मान ले, और कहीं समीकरण तो नहीं माने है ना, माना गया है, इसको समीकरण नंबर x मान ले, अब सही है। और यहाँ पर समीकरण नंबर कितना मान ले, y मान ले। समीकरण y से vd का मान किसमें रखेंगे, समीकरण x में रखेंगे। समीकरण y से vd का मान समीकरण x में रखने पर रखेंगे तो i बराबर होगा एन ई ए, ऐसे ही रहेगा, और vd जो था vd की जगह ये पूरा मान रखेंगे, क्या रखना है, ई वी टाउ अपॉन कितना 2, कुछ कटने लायक तो है नहीं, अन्यथा नीचे से काट देते, जो 2 बार है उसका ई और ई ऊपर ही है, गुणा होके ई स्क्वायर बनेगा, मतलब आई बराबर क्या बना, आई बराबर बना एन ई और ई स्क्वायर ए टाउ, इतना साथ में लिख दिया जाए, और बटे में क्या बचा है 2 एलएम इनटू करके क्या लिख दिया जाए, टारगेट मेरा आई और वी पर ही है, बाकी सबको हम नियतांक बनाएंगे, कांस्टेंट बनाएंगे। अब वी को अकेला छोड़ा है, बाकी सारे अक्षर इधर चले आएंगे, जो बटे में है वो ऊपर मतलब अंश बनेगा, और जो हर है, हर को अंश कहेंगे, अंश को हर कहेंगे, तो या करके लिख सकते हैं v बराबर ये 2 एलएम इधर आके अंश बना 2 एलएम अपान में ये पूरे के पूरे इधर आके क्या बनेंगे, हर, मतलब एन ई स्क्वायर ए टाउ इनटू करके क्या बचा भाई, आई। समझ में आया। आपने देखा v बराबर क्या है, r इंटू, ये जितना मान आप देख रहे हैं इंटू करके आई के साथ, ये पूरा किसका मान है, r का मान है। बात समझ में आई ना। या करके लिख दिया जाए, या v बराबर r, या v बराबर कितना r इंटू आई। क्लियर है। जहां r बराबर कितना है, r बराबर 2 एलएम अपॉन एन ई स्क्वायर ए, यहां लिख देते हैं ऊपर
जहां R बराबर 2 अपॉन में n e स्क्वायर ए टाउ। समझ में आया? ये हमने R का मान आइडेंटिफाई किया है। R बराबर कितना? 2 अपॉन n e स्क्वायर ए टाउ। ये R का मान है, तो V बराबर R आई। ये सूत्र समझ में आया? तो या करके लिख दे, या V प्रोपोर्शनल टू I, मतलब R अगर लगाएंगे बराबर लगेगा, जब R नहीं लगाएंगे प्रोपोर्शनल लगेगा, मतलब V प्रोपोर्शनल टू I कहें या V बराबर RI कहें। ये है अनुगमन वेग के आधार पर किसकी व्याख्या? ओम के नियम की व्याख्या। सूत्र आपने अनुगमन वेग का रखा है और व्याख्या मतलब सूत्र किसका प्राप्त हुआ है? ओम के नियम का सूत्र प्राप्त हुआ। V बराबर RI या V बराबर IR, चाहे जो कहे। ठीक, ये है, लिख लीजिए।